गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में फिजिक्स में गॉस की प्रमेय पढ़ा रहे हैं। गॉस ये वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉसेस थ्योरम, गॉस लॉ। गॉस की प्रमेय जो है ये स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के बीच संबंध बतलाती है। जैसे माना ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर माना कोई आवेश है, ये आवेशित बंद पृष्ठ है, माना आवेशित पृष्ठ है ये। अब अगर ये आवेशित है तो निश्चित ही क्या होगा, इसके अंदर आवेश होगा, तो उस आवेश का अपना क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, और उससे क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो इसके अंदर जो आवेश है उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, जो वैद्युत क्षेत्र उससे निकल रहा होगा, उससे हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इस पृष्ठ से कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। तो जो इससे वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, उस वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ के अंदर के आवेश के बीच क्या संबंध होता है, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को ही गॉस ने बताया था, और उस संबंध को हम गॉस की प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। माना ये कोई बंद पृष्ठ है, किसी भी आकार का ले सकते हैं हम इसको, और इस बंद पृष्ठ में माना इसके अंदर यहां पर ये कोई आवेशित कण है, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई यहां पर आवेशित कण है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया O बिंदु। तो O बिंदु पर एक Q आवेश का कण रखा है, और ये कण इस पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है, इस पृष्ठ के अंदर का कण है। अब इस आवेश के कारण ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ होगा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान माना फाई ई है। फाई ई क्या है? इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई ई से प्रकट कर रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या बतलाती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश, इससे कितना आवेश घिरा हुआ है, इस बंद पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है इस समय, इस Q आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। वैसे यहां पर अगर माध्यम निर्वात है तब ये 1/ε0 है, और अगर यहां पर माध्यम ऐसा पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक k है, तब ये क्या आ जाएगा, 1/k∈0 आ जाएगा। तब इसका रूप कैसा आ जाएगा, फाई ई बराबर 1/k∈0 इंटू Q, यानी किसी पृष्ठ से घिरा हुआ वैद्युत, किसी पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1/k∈0 गुने के बराबर होता है। तो हम यहां पर सुविधा के लिए निर्वात मान रहे हैं, तो निर्वात में k का मान 1 होता है, इसलिए क्या हो गया, 1/ε0। तो देखते हैं इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करते हैं। ये जो प्रमेय है इसी को हम गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम कहते हैं। तो आइए इसका प्रूफ कैसे होगा। हम यहां पर क्या करेंगे, इस बंद पृष्ठ का एक अल्पखंड लेंगे, कोई टुकड़ा लेंगे हम इसका, ठीक है। तो इसका माना मैंने यहां पर एक टुकड़ा ले लिया ऐसा, ये इस बंद पृष्ठ पे एक बिंदु हम यहां पर P लेते हैं, ये P बिंदु है,
ये, और इस P बिंदु को घेरने वाला एक अल्प पृष्ठ, एक अल्प क्षेत्रफल है यहां पे ये वाला। तो इस अल्प क्षेत्रफल का मान है ds या dA मान सकते हैं, ठीक है। अब इस आवेश के कारण, इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, कैसे निकालेंगे? इस बिंदु P पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? इस प्लस Q को इस P से मिला देंगे, प्लस Q को P से मिला दो, ये मिला दिया। तो इस प्लस Q आवेश को P से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, ये दिशा हो जाएगी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक हो गया। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P को घेरने वाला जो ये अल्पखंड है, इस अल्पखंड का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा ds। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी? इस पे अभिलंबवत बाहर की ओर। तो हमने माना इस पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा है वो अभिलंबवत बाहर की ओर ही है। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा हो गई और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब यहां पर पृष्ठ क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, हमने इसको थीटा कह दिया। ठीक हो गया, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो अब आप यहां पर ये निकाल सकते हैं कि इस Q आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस वैद्युत फ्लक्स को किससे हम प्रकट करते हैं? d फाई से। माने ये अल्पखंड है तो इससे गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो P से संबंधित अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो अल्प मान रहे हैं इसको हम, क्योंकि अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल है तो वैद्युत फ्लक्स में हमने अल्प मान लिया d फाई e। इसका मान किसके बराबर होगा? तो d फाई का मान क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू इसकी दिशा में क्षेत्रफल का घटक। तो इसकी दिशा में क्षेत्रफल का घटक क्या आएगा? क्षेत्रफल इससे थीटा कोण पर है ds, तो इस ds का मान E की दिशा में कितना होगा? ds cos थीटा। इस दिशा में क्षेत्रफल का घटक क्या आ रहा है? ds cos थीटा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक, घटक कितना आएगा? ds cos थीटा। ये हो जाएगा इस अल्पखंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहां पर वैद्युत फ्लक्स इस खंड से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब फ्लक्स किसी खंड से बाहर की ओर जाता है तो वहां पर फ्लक्स सदैव धनात्मक होता है, और यदि फ्लक्स किसी खंड पे अंदर की ओर आ रहा है, यानी पिंड के अंदर की ओर आ रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहां पर जो फ्लक्स है या जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही है, इस पिंड से बाहर जा रही है, तो यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो प्लस होगा। ठीक है, कारण उसका यह है कि यहां पर जो थीटा आ रहा है ये 0 से 90 के बीच का है, तो जब थीटा 0 से 90 के बीच का होगा तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पर फ्लक्स पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये हो गया इस अल्पखंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप निकालिए यहां पर घन कोण, इस अल्पखंड के द्वारा इस बिंदु P O पर जहां पर ये आवेश है, इस पे कितना घन कोण बन रहा होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? इस खंड के
हर बिंदु को हम O से मिला देंगे ऐसे। ये मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, तो यहां पर ये वाला घनकोण बन रहा है। तो इस अल्पखंड के द्वारा इस Q आवेश पर बनने वाला घनकोण ये है, तो इस घनकोण को हम नाम दे रहे हैं d ओमेगा। तो माना इस अल्प पृष्ठ के द्वारा P को घेरने वाले अल्प पृष्ठ द्वारा Q आवेश पर, या O बिंदु पर भी कह सकते हैं, Q आवेश पर बनने वाला घनकोण, ये d ओमेगा है। ये d ओमेगा मान लिया जी। अब आप इसके बाद देखिए इसका कहां यूज होगा। माना इस बिंदु P की इस O से दूरी कितनी है, r। इस बिंदु P की O से दूरी क्या है, स्मॉल r। ये, या ये कह सकते हैं इस बिंदु P को घेरने वाला जो ये अल्प पृष्ठ है, ये अल्प पृष्ठ बहुत सूक्ष्म है जी। ये इतना सूक्ष्म है कि इसके हर बिंदु की इस आवेश से दूरी क्या है, r है। ये इतना सूक्ष्म है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहां पर इससे आगे कि जब देखिए इसको, Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, E। तो अब हम इस E का मान निकालेंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान निकालिए। E माना हमने वहां पे इसका मान, तो E बराबर हो जाएगा क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, ये बिंदु से r दूरी पर, तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माध्यम निर्वात माना है इसलिए K नहीं आएगा, K का मान 1 हो गया, इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। अब दिशा कहां से कहां की ओर होगी, O से P दिशा, दिशा हो गई O से P की ओर। अब E का ये मान समीकरण नंबर 1 में रखिए और निकालिए अल्प फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा E के इस मान को अगर हम यहां पर रख दें समीकरण नंबर 1 में, तो तब समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगी, E का ये मान यहां रखने पर ये हो जाएगा d फाई E, ठीक है। E के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पे d फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। अब इसको हम थोड़ा पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, तो देखिए d फाई E इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं, ये Q को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q इंटू 1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये वाला हिस्सा एक साथ रखिए, ये वाला हिस्सा, तो ये हो जाएगा क्या, ds, ये हो जाएगा ds इंटू क्या, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया आपका परिणाम नंबर 2। अब ये क्या चीज है, ये जो है घनकोण का सूत्र है कि अगर इस अल्पखंड के द्वारा इस बिंदु O पर बनने वाला घनकोण d ओमेगा था, और घनकोण का सूत्र क्या होता है, घनकोण d ओमेगा बराबर होता है कि इसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पर क्षेत्रफल कौन सा वाला, इस E की दिशा वाला। तो E की दिशा में तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा है, ये है ds cos थीटा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ds का घटक वो आएगा अपॉन r स्क्वायर, इस पृष्ठ की इस बिंदु O से दूरी r, इसका वर्ग, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर d ओमेगा बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम d ओमेगा रख देंगे। तो रखिए इसको,
ये आ गया डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गया हमारा। अब ये क्या था? ये इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था, अतः इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि हम इस पूरे पृष्ठ को, इस पूरे पिंड को ऐसे कई टुकड़ों में बांट देंगे। प्रत्येक टुकड़े से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और सभी फ्लक्सों का सतत योग कर देंगे, उसी को हम समाकलन कहते हैं। तो इससे बढ़िया हम यहां समाकलन करते हैं, तो यह आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ या पिंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पिंड या पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कैसा आएगा? इन दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इसका भी इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, अर्थात दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? यहां पर हम 1 मानेंगे तो 1 का फाई ई के सापेक्ष समाकलन सूत्र है हमारे पास कि इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होती है? x। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू क्या होगी? फाई। इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू क्या होगी? फाई ई इक्वल्स टू, यहां पर इंटीग्रेशन करना है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब संपूर्ण घनकोण, डी ओमेगा था इस छोटे खंड के द्वारा ओ पर बना घनकोण, तो डी ओमेगा क्या होगा? इस पूरे पिंड के द्वारा बिंदु ओ पर बना हुआ घनकोण। तो किसी पिंड के द्वारा या किसी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने हुए घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई। ठीक है, तो यानी इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब हो गया 4 पाई, या इसको अगर आप इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान ओमेगा निकालें और ओमेगा का मान 4 पाई होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा संपूर्ण पिंड के द्वारा संपूर्ण पिंड से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर यह आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी इंटीग्रेशन डी ओमेगा 4 पाई, क्योंकि किसी भी पिंड के द्वारा किसी बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। ठीक है, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यह आ गया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसी को हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके, इसी को ये लिख दीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, यहां पर 1 लिखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। तो यह हमारा गॉस की थ्योरम ये हमारी सिद्ध हो गई। क्या है गॉस की थ्योरम? कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये तब है जब यदि वो आवेश या वो पिंड निर्वात में रखा है। यदि पिंड ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पराविद्युतांक k है, तो यहां पर k एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां पे निर्वात माना तो यहां पर केवल एप्सिलॉन 0 हम ले लें। अब अगर यहां पर ऐसे सुविधा के लिए हमने एक ही आवेश माना, जरूरी नहीं है कि पिंड के अंदर एक ही आवेश हो, माना एक आवेश दिया है, एक आवेशित कण यहां पर है Q2, एक आवेशित कण यहां पर है Q3,
तो तब परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जब पिंड के अंदर एक से अधिक आवेश हो तो तब क्या करेंगे? पहले एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, वो हो जाएगा फाई, उसको हम यहां पर कह देंगे 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? Q1। फिर दूसरे आवेश Q2 के कारण विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार तीसरे आवेश Q3 के कारण यहां पर पूरे पिंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई 3 बराबर Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ऐसे हर आवेश के कारण हम ये जो है ऐसी ये समीकरण निकाल देंगे, यानी हर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। प्रत्येक आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत फ्लक्स हो रहा होगा उत्पन्न, उसको निकाल देंगे। अब तब क्योंकि विद्युत फ्लक्स है अदिश राशि, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर होगा इन सभी फ्लक्सों का योग, इनका योग कर देंगे। पर एक चीज का ध्यान रखें, माना ये वाला आवेश Q3 आवेश ऋणात्मक है, माना Q3 आवेश क्या है? ऋणात्मक, और Q1 Q2 क्या है? धनात्मक। एक और आवेश ले रहा हूं मैं Q4, इसको भी मान रहा हूं मैं ऋणात्मक। दो आवेश पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो जो आवेश धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, जैसे Q1 Q2 पॉजिटिव है तो इनके कारण Q1 और Q2 के कारण उत्पन्न जो फ्लक्स है φ1 φ2 ये प्लस में आएंगे, क्योंकि यहाँ Q1 का चिन्ह प्लस आएगा या Q2 का चिन्ह प्लस आएगा। पर जहां पर आवेश ऋणात्मक हो जाएंगे, जैसे Q3 ऋणात्मक है तो वहां पर Q3 का चिन्ह नेगेटिव आ जाएगा। तो φ3 Q3 के कारण उत्पन्न फ्लक्स φ3 बराबर हो जाएगा माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि आवेश ऋणात्मक है। ठीक है, ऐसे ही Q4 के कारण, इस माइनस Q4 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स φ4 ये बराबर हो जाएगा माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन 0। अब तब इन सब विद्युत फ्लक्सों का योग कर देंगे तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई बराबर φ1 प्लस φ2, सभी फ्लक्सों को जोड़ देंगे, प्लस φ3 प्लस φ4। पर इनका योग जब हम करेंगे तो उसमें चिन्ह का ध्यान रखेंगे, जो धनात्मक है वो धनात्मक रखेंगे, जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक होंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा, φ1 का मान क्या आएगा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस में, प्लस φ2 का मान Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस φ3 नेगेटिव है तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये फिर माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक हो गया? अब यहां पर जो है ये कॉमन आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इस प्रकार से हम संपूर्ण फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहां पर हमने जो आवेश माना है वो पृष्ठ के अंदर है। अब यदि ये आवेश पृष्ठ के बाहर होता तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होता? यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होता है? तो उसका आंसर है कि तब संपूर्ण फ्लक्स शून्य होता है। कब? जब आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित है। तो देखिए क्यों, कि यदि आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित है तो तब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। वो फर्स्ट केस था जिसमें कि आवेश पृष्ठ के अंदर था। ठीक है, तो यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इसमें माना ये कोई बंद पृष्ठ है और आवेशित कण यहां पर है इस समय Q आवेश, ये यहां पर है O बिंदु पे। तो
तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर दो खंड ले रहे हैं, एक खंड माना मैंने ये ले लिया, ये क्या कीजिए, जैसे वहां पर बनाया था हम गॉस की थ्योरम प्रूफ करने में, हमने एक शंकु जैसा बनाया था जिसमें डी ओमेगा कोण बनना था, वैसे यहां भी करेंगे। इस आवेश यानी बिंदु O पर इस बंद पृष्ठ के दो खंड लीजिए, जैसे कोई दो खंड, एक खंड ये हो गया और एक इसके ठीक सामने वाला ये हो गया, ठीक है। तो बिंदु O पर इस बंद पृष्ठ के कोई भी दो खंड क्या करेंगे, यहां पर एक ही शंकु बनाएंगे, एक ही शंकु के अंदर यहां पर इस बंद पृष्ठ के दो दो खंड आ जाएंगे। ऐसा नहीं खाली ये, आप यहां पर भी ले सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो इस Q आवेश से एक ऐसा शंकु बनाइए जिस शंकु पर इस बंद पृष्ठ के दो अल्पखंड आ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, अगर मैं आपको यह पूछूंगा कि इस अल्पखंड के द्वारा इस O पर बनने वाला घनकोण कैसे बनाएंगे आप, इस अल्पखंड के द्वारा O पर बनने वाला घनकोण माना ये डी ओमेगा है, तो इसके ठीक सामने जो ये वाला खंड आया, इसके द्वारा भी O पर कौन सा घनकोण बनेगा, डी ओमेगा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इन दोनों खंडों के द्वारा, ये जो आमने सामने के खंड है, इन खंडों के द्वारा बिंदु O पर यानी बाहर वाले आवेश पर एक समान घनकोण बनेगा, ठीक हो गया। अब यहां पर बिंदु Q के द्वारा इस पहले वाले, इस निकट वाले आवेश पर, ये सॉरी निकट वाला बिंदु, जैसे यहां पर P है और इसको माना मैं सपोज P डैश कह दे रहा हूं, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो Q को P से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश है। अब देखिए इस बिंदु P पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो इस खंड से अंदर की ओर आ रहा है, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, नेगेटिव। यदि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, तो उस वहां पर उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वाले अल्पखंड पर वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, यानी वैद्युत बल रेखा अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब है यहां पर वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा। परंतु जो ये सामने वाला पृष्ठ है, इस पर इसके इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करने के लिए वैद्युत बल रेखा खींच देंगे ऐसे, तो इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा ये अभिलंब, ये बाहर की ओर होगी, Q को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, परंतु इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या जा रहा है, पृष्ठ से बाहर की ओर जा रहा है। तो यहां पर P डैश वाले पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये धनात्मक होगा। यहां पर फ्लक्स, यहां पर जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहां पर जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा, यहां पर फ्लक्स नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। तो P पर फ्लक्स का मान क्या आएगा, बताइए, P पर फ्लक्स का मान है, देखिए अभी आपने अल्प फ्लक्स का सूत्र पढ़ा, d फाई बराबर, अभी आपने देखा था, एक तो पढ़ा था आपने E इंटू ds cos थीटा। मैं थोड़ा इसको फिर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, d फाई बराबर आया था क्या, E का मान आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है। फिर d फाई बराबर आपने लिखा इसको क्या, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये वाला हिस्सा क्या बन गया था, d ओमेगा बन गया ना, d ओमेगा। अब इसमें क्या होगा, यदि आवेश बाहर है तो इस पर ये दोनों खंड क्या कर रहे हैं, समान कोण बना रहे हैं, समान घनकोण बना रहे हैं। तो इस खंड के P वाले खंड के द्वारा यहां पर कितना फ्लक्स होगा, इसके द्वारा यहां पर कितना फ्लक्स होगा, इस सूत्र से, इसके लिए आवेश कौन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, इनटू इसके द्वारा यहां पर बनने वाला घनकोण क्या है, d ओमेगा, ठीक है।
तो P से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस सूत्र से निकालिए, वो क्या हो जाएगा? d∅1। माना मैं इसके कारण यहां पर d∅1 मान रहा हूं, तो d∅1 का मान क्या आएगा इस सूत्र से? इसके लिए आवेश कौन था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है, ऐसा आएगा, इनटू इसके लिए घनकोण, इसके द्वारा बिंदु Q पर, ये बिंदु O पर बनाया गया घनकोण क्या है? d ओमेगा। परंतु इसका मान आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये वाला जो इसके कारण यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही P डैश से यहां पर लिखेंगे हम P से अंदर की ओर गुजरने वाला फ्लक्स, अंदर की ओर गुजरने वाला फ्लक्स, और यहां पर क्या लिखेंगे? P डैश से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स। कि इस आवेश Q के कारण P डैश से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स, बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसको, इसके कारण हम यहां पर वैद्युत फ्लक्स मान रहे d∅2, ये हो जाएगा इसी सूत्र से, d∅ वाला जो सूत्र है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू घनकोण, कि इसके द्वारा यहां पर बनने वाला घनकोण, घनकोण तो ये भी उतना ही बना रहा है जितना ये वाला बना था d ओमेगा। ठीक है, इसको लिखिए समीकरण नंबर 1, इसको लिखिए समीकरण नंबर 2। इसके कारण यहां पर जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स बाहर क्यों निकल रहा है, तो जिस पृष्ठ पर फ्लक्स पृष्ठ से बाहर जा रहा हो वहां पर फ्लक्स पॉजिटिव आता है, और जिस पृष्ठ पर फ्लक्स पृष्ठ के अंदर की ओर जा रहा हो वहां पर फ्लक्स नेगेटिव आता है। अब इन दोनों पृष्ठों के कारण यहां पर परिणामी फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग। तो योग कीजिए, P व P डैश के अल्प पृष्ठों के कारण, अल्प पृष्ठों के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d∅ बराबर d∅1 प्लस d∅2, तो ये क्या हो जाएगा? d∅1 d∅2 दोनों बराबर है, विपरीत चिन्ह वाले, तो क्या आ गया? शून्य आ गया। तो इससे क्या हो गया कि किसी, ये तो ऐसे में दो खंड है, तो ऐसे इसमें अन्य खंड भी बन सकते हैं। अगर हम अन्य घनकोण बनाए, यहाँ पे अन्य शंकु बनाए, तो प्रत्येक में ऐसे आमने सामने वाले दो पृष्ठ आएंगे, और टोटल फ्लक्स क्या होता जाएगा? 0। अर्थात यदि आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी, थैंक यू।